हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स के टर्म 2 के सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 को सॉल्व कर लिया था। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेट 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नीचे किए हैं। सेक्शन 1 में हमें टोटल 7 क्वेश्चन दी गई है और इसे हमें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं दूरी को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन वहीं पे है, बिंदुओं ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी हमें निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी एंड -a -b। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैं इसे अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दी गई है। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिया है। ये हमारा पॉइंट्स ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट्स ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट्स बी है और ये हमारी ए की कोऑर्डिनेट है, ए बी निर्देशांक, और ये बी की है। और हमें पता है कि जो पहली पॉइंट होती है उसके निर्देशांक को हम लोग x1 y1 लिखते हैं और दूसरे को x2 y2 लिखते हैं। अब हमें दूरी सूत्र से पता है दूरी ए बी बराबर क्या होती है। तो दूरी की फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला होती है x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो x1 x2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दिया है। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे, ये x1 है। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे आपको a मिल जाएगी। तो यहाँ पे a, फिर माइनस x2 की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे फिर से नेगेटिव है माइनस, तो यहाँ पे माइनस a हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से आप पुट कर लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे माइनस माइनस आप देख सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ए हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगी। और फिर आप a प्लस ए को कीजिएगा तो टू ए की होल स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 2b की स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 2a की स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 4b स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगी। और ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट निकल के ये 2 बाहर आ जाएगी और जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो रूट के अंदर ही रह जाएगी। तो दोनों ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यही हमारी आंसर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहाँ भी आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दी गई है, यदि 15 कॉटे, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यदि 15 कॉटे इक्वल टू 8 हमें दी गई है तो हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे दी गई है 15 कॉटे इक्वल टू 8। फिर इस 15 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगी। तो कॉट ए बराबर हो जाएगी 8/15। अब हमें पता है कॉट की जो रेशियो होती है वो b/p की रेशियो होती है कॉट में। तो अब हम b को हम 8 मानेंगे और p को हम 15 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया है b इक्वल टू 8 के एंड p इक्वल टू 15 के, जहाँ पे k कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि h की जो फॉर्मूला है, यहाँ हमें p और b दी गई है तो हमें h निकालनी होगी। तो h इक्वल टू हमें पता है h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अब इसमें p की वैल्यू आप यहाँ से 15 के पुट करेंगे, 15k की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस b की वैल्यू आप यहाँ से 8k की स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए आप। तो स्क्वायर करने पर आपको मिलेंगे, यहाँ पे 15k की स्क्वायर करेंगे तो 225 के स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 64 के स्क्वायर हो जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट
289 के स्क्वायर हो जाएगी। हमें पता है 289 के स्क्वायर रूट 17 होती है और के स्क्वायर की के, तो फाइनली हमें एच की वैल्यू 17 के मिल जाएगी। उसके बाद हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस की जो रेशियो होती है वो बी बाई एच की होती है। तो बी की वैल्यू 8 के हमने माना था, उसे लिख लेंगे, और एच की वैल्यू 17 के, फिर यहाँ से के आपस में कैंसिल हो जाएगी और फाइनली हमें 8/17 ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है, हमें मान ज्ञात करनी है साइन 60 डिग्री। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 प्लस इंटू कॉस 60। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन को, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तब वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। कॉस 30 और साइन 60 दोनों इक्वल वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ भी √2 होगी, सॉरी यहाँ भी √3/2 होगी। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगी तो √9 होगी, और √9 से फिर हमें 3 मिलेगी, तो और 2 2 जा 4 हो जाएगी, तो ये 3/4 हो जाएगी। और यहाँ पे 1/4 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1/4 हो जाएगी। फाइनली 4/4, और कट के हमें 1 आंसर देगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दी गई है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हमें चेंज करना है, व्यक्त करना है। यानी कि हमें ये जो 67 और 75 के एंगल दी गई है उसे 0 से 45 के बीच में चेंज करनी है। तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद आप इसे भी चेंज कर दीजिए साइन 90 माइनस थीटा से, और इसे भी आप चेंज कर दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा से। तो दोनों ही वैल्यू जो चेंज होके आएगी उसकी एंगल जो है 0 से 45 के बीच आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे कर लिया है साइन, और इस 67 को हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो 90 में हम 23 घटाएंगे तभी 67 आएगी, और यहाँ पे भी कॉस और 75 को हमने 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है, तो 90 में 15 घटाने से 75 आएगी। उसके बाद ये साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगी 23 डिग्री की, और ये कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन की 15 डिग्री हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दी गई है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तिर्यक ऊंचाई हमें 16 दी गई है और इसकी त्रिज्या हमें 14 दी गई है। हमें इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है और उसकी त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता है πr/l होती है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल की वैल्यू 16। यहाँ से 7 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगी, और फाइनली 16 × 2 × 22 करेंगे तो 704 यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x - a, x और x + a ये 3 वैल्यू दी गई है, इनका हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हमें फॉर्मूला पता है, होती है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी जितने भी प्रेक्षण हमें दी गई होती है सारे प्रेक्षणों को हम जोड़ देते हैं और जितने प्रेक्षण हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों ऑब्जर्वेशन को ऐड में लिख लिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड किया है। तो ये -a और ये +a आपस में कैंसिल हो गई है, और तीनों x प्लस में थी तो तीनों x को हमने ऐड किया है तो 3x हो गई है, 3x/3, और फाइनली 3 भी कैंसिल हो गई और हमारा माध्य जो आया है वो x आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर 7 में 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है और ख़राब नहीं है। हमें दोनों की प्रायिकता निकालनी है, खराब के भी और ख़राब नहीं की भी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है
तो इसमें हम सबसे पहले कुल बल्बों की संख्या लिख लेंगे, यानी कुल बल्बों की जो संख्या होगी NS नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो 20 हो जाएगी। उसके बाद ख़राब बल्बों की संख्या हमें दी गई थी 4, तो वो हमारी पहली घटना हो जाएगी। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़राब बल्बों की जो संख्या है वो हमारी NE की वैल्यू है जो कि 4 है, और ख़राब नहीं जो बल्ब है उनकी संख्या यहाँ पे हमने NE नॉट, यानी E पे हमने यहाँ पे नॉट का साइन लगाया है, जिसका मतलब है ख़राब नहीं। तो ये कितनी हो जाएगी, तो 20 में से 4 बल्ब ख़राब हैं, तो ख़राब कितने नहीं हैं, तो 20 में 4 घटा लेंगे तो 16 आ जाएगी। अब हमें फर्स्ट नंबर में निकालनी थी प्रायिकता, हमें निकालनी है ख़राब बल्ब की, तो ये हो जाएगी NE/NS नंबर ऑफ़ इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगी 4/20, और फाइनली 4 से 20 कट जाएगी 1/5 टाइम्स में, तो ये हमारा पहली प्रायिकता होगी। दूसरे नंबर में हमें ख़राब नहीं बल्ब की प्रायिकता निकालनी थी, तो ये हो जाएगी NE0/NS। NE नॉट की वैल्यू यहाँ पे 16 थी, तो 16/20 हो जाएगी, और फाइनली 4 से 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो 4/5 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है। पॉइंट A यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट हमारा B है, ये 4-3 है, और ये 8-5 है, और इनको 3:1 में विभाजित करने वाला एक पॉइंट हमने लिया है यहाँ पे P देख सकते हैं। तो ये M1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जो पहली पॉइंट होती है उसके निर्देशांक को हम x1 y1 लेते हैं, और दूसरी जो पॉइंट होती है B, ये इसकी निर्देशांक को हम लोग x2 y2 लेते हैं, और जिस पॉइंट की हमें निर्देशांक निकालनी है उसके निर्देशांक को हम लोग x और y लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, विभाजन सूत्र वाला फॉर्मूला याद होगा, सेक्शन फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट के लिए होती है m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे m1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 इंटू और x2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। x2 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, x2 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 3 इंटू 8। फिर यहाँ पे m2 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, 1 है, 1 इंटू, और x1 की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, 4 है, तो ये 1 इंटू 4, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है ये 8 3 जा 24, और ये 4 1 जा 4, फाइनली ये 24 प्लस 4/4 हो जाएगी, और ये ऐड होके 28/4, और कट के ये फाइनली जो है 7 देगी। फिर उसी तरह से हमने y कोऑर्डिनेट के लिए भी फॉर्मूला इधर लिखा है m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2, इसके बाद वैल्यू पुट कर लिया है। आप वैल्यू को पुट करने आपको आता ही है, आप यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये 15 हो जाएगी, ये -3 हो जाएगी, दोनों घट के 12/4 आएगी, और कट के 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 7 आई थी और यहाँ पे 3, तो हमारी जो बिंदु P थी, अभिष्ट बिंदु P, उनके निर्देशांक जो हैं 7 और 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, हमें K का मान निकालना है ताकि निम्न तीनों बिंदु जो हैं संरेखी हो। तो आपको पता है संरेखी बिंदु तीनों एक ही लाइन पे होती है, तो मैंने यहाँ पे बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, तो तीनों बिंदु आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों बिंदुएं जो है आपस में एक ही लाइन पे हैं, यानी संरेखी हैं।
तो हमें पता है संरेखी बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगी वो तो त्रिभुज बन नहीं पाएगी, यानी उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा एरिया, क्योंकि संरेखी बिंदु से एरिया तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा, उसका एरिया तो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पहले पॉइंट के निर्देशांक को x1 y1 लिया है, दूसरे को x2 y2 लिया है और तीसरे को x3 y3 लिया है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ABC से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल तो फाइनली क्या होगा, जीरो ही होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला होती है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो इक्वल टू ज़ीरो ही होगी, क्योंकि एरिया यहाँ पे तो ज़ीरो ही होगी। उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, तो वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर रखा है। तो x1 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, x1 की वैल्यू यहाँ पे 8 मिलेगी आपको, तो 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगी -4 + 5, यानी कि y2 माइनस y3 करेंगे तो y2 यहाँ पे आप देख सकते हैं, y2 की जो वैल्यू है वो -4 है। यहाँ पे आप देखिए y2 के वैल्यू -4 है और -y3 की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे तो ये -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगी। फिर प्लस x2 की वैल्यू आप यहाँ देखेंगे तो k है, इंटू -5 इंटू -1, फिर यहाँ पे क्या घटानी है y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू -5 और y1 की वैल्यू 1, तो ये -5 -1 हो जाएगी। x3 की वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे, x3 यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिया है। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y1 की वैल्यू 1 है। और उसके बाद माइनस y2, तो y2 की वैल्यू -4 है, तो ये +4 हो जाएगी माइनस माइनस होके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। और फाइनली आगे हमने सॉल्व किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 इंटू 1 आ चुकी है, यहाँ पे k इंटू -6 आ चुकी है, यहाँ पे 2 इंटू 5 हो जाएगी, तो ये 8 हो जाएगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -6 के हो जाएगी, ये 5 2 जा 10 हो जाएगी। उसके बाद आगे जो है ये 10 भी प्लस में है, ये 8 भी प्लस में है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया है 10 और 8 को, तो ये 18 हो गई है। और -6 के इक्वल टू इस 1/2 को हमने इधर भेज दिया है, तो जीरो के साथ ये 2/1 हो गई है और फाइनली तो ये जीरो ही हो जाएगी। और इधर 18 - 6 के हमने लिख लिया है। फिर उसके बाद इस 18 को हमने इधर भेजा है, तो 18 इधर -18 हो गई है, दोनों माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो गई है और k इक्वल टू 18/6 होके फाइनली हमें k की वैल्यू 3 मिल गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फिसलन पट्टी बनी गई है, जो कि इसकी हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 मीटर है। यहाँ से फिसलन पट्टी है AC। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया है, माना ABC एक 1.5 मीटर ऊंची एक फिसलन पट्टी है जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में काम करेंगे। तो यहाँ पे किसकी रेशियो हमें बनानी पड़ेगी, तो हमें एक वो रेशियो लेनी होगी जो हमें दी गई है। तो यहाँ पे 1.5 एक साइड हमें दी गई है वो लेंगे, और एक जो निकालनी है ये साइड, इसकी रेशियो बनाएंगे। तो हम बनाएंगे AB/AC, इसकी रेशियो बनाएंगे, AB/AC की रेशियो हम बनाएंगे। तो AB/AC की हम रेशियो बना रहे हैं। तो थीटा के सामने जो साइड होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा के सामने वाली साइड जो है वो P होती है। तो AB/ जो AC की रेशियो बनेगी वो P/H की बनेगी। ये H है, ये P है, तो P/H की रेशियो साइन में जाती है, तो ये साइन 30 डिग्री हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। तो AB की वैल्यू हमने
5 पुट किया है, AC हमें फाइंड करनी है और sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। फिर यहाँ पे हमने क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, उसके बाद 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 हो जाएगी। AC की वैल्यू हमें फाइनली 3 मीटर मिलेगी और AC की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हमारी आंसर आ चुकी है फिसलन पट्टी AC की लंबाई 3 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दी गई है यदि sin 3a इक्वल टू कॉस A-26 डिग्री हो जहाँ पे 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें sin 3a इक्वल टू दी गई है कॉस A-26 डिग्री, उसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पूरक कोण वाला। तो ये जो sin 3a है इसे हम कॉस के टर्म में cos 90 माइनस थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हम ये रखेंगे 3a, तो इस sin 3a को हम cos 90 माइनस 3a लिखेंगे और इधर की वैल्यू को जैसे है वैसे ही उतार लेंगे। तो यहाँ से cos cos आपस में कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास 90 माइनस 3a और इधर A-26 बचेगी। उसके बाद -3 को हमने लिखा है, इस प्लस a को इस साइड ला के -a कर दिया है, इस -27 को लिखा है और इस ये जो +90 है इधर आके -90 हो गई है। फाइनली ये दोनों वैल्यू ऐड हुई है, -3a -a, तो ये -4a हो गई है। और इधर ये दोनों भी वैल्यू ऐड हुई है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होती है तो साइन भी नेगेटिव होती है और दोनों नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो गई है। और फाइनली a इक्वल टू 116/4 हो गई है। अब 4 से 116 डिवाइड हो गई है 29 टाइम्स में, तो फाइनली a की वैल्यू हमारी 29 आ चुकी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कंस्ट्रक्शन है, यानी कि रचना करनी है हमें एक त्रिभुज की। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना हमें करनी है। तो सबसे पहले हम 5, 6 और 7 लेके एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हमने यहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे BC की वैल्यू हमने 6 लिया है। उसके बाद कंपास की मदद से यहाँ पे मैंने एक 5 का कट लगाया है B से और C से हमने 7 का लगाया है। फिर इससे मिला दिया है हमने एक लाइन इस तरह से, तो हमारा त्रिभुज बन चुका है। उसके बाद हमने जो है उसके बाद हमें दी गई है इसके समरूप हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होनी चाहिए, यानी 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी है, ऊपर की रेशियो बड़ी है, तो हमारी जो ट्रायंगल बनेगी अभिष्ट ट्रायंगल समरूप, वो हमारी जो है त्रिभुज बड़ी त्रिभुज होगी। इसीलिए यहाँ पे जो है ये जो हमने त्रिभुज बनाया है इससे बड़ी समरूप त्रिभुज होगी, तो इसकी रचना करनी है। तो सब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है इतना करने के बाद ट्रायंगल बनाने के बाद रेशियो हमें 7/5 दी गई है। उसके बाद हम ट्रायंगल बना लिए थे हमने, ये लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेंगे, यहाँ से 5 हमने लिया था और ये 7 मिलके एक ट्रायंगल बन गया था। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, यानी कि न्यूनकोण बनाएंगे जो कि 90 से छोटी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी रेशियो है 7, यहाँ पे हम 7 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। उसके बाद हम 5 से क्या करेंगे, 5 से इस लाइन को हम ये जो ट्रायंगल था C, इसे हम मिला देंगे। उसके बाद ये जो B7 है, B7 से हम इतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो कि इस लाइन के पैरेलल जाएगी। सेम यही काम हम इस पॉइंट पे भी करेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पे जितनी एंगल है उतनी ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे पैरेलल। तो फाइनली हमारा जो ये ट्रायंगल बनेगी बड़ी वाली ट्रायंगल, ये हमारी जो है अभिष्ट ट्रायंगल होगी, अभिष्ट त्रिभुज होगी A' B C'। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं।
आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ये हमारी ट्रायंगल थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। ये कंस्ट्रक्शन है। अगला क्वेश्चन भी कंस्ट्रक्शन ही है, इसमें हमें दी गई है, चलिए इसे जूम करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमें खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो हमने यहाँ पे खींच लिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त यहाँ पे खींच लेंगे इस तरह से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेंगे। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट हमने यहाँ पे पी लिया है। फिर ये जो लाइन सेगमेंट बनी है, ये जो लंबाई बनी है, इसका हम लंब समद्विभाजक करेंगे। तो आधा से ज़्यादा लेके पॉइंट पी से एक आर्क इधर खींचेंगे, एक चाप इधर खींचेंगे और दूसरे पॉइंट से इधर कट लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें एक लंब समद्विभाजित रेखा मिलेगी, लंब समद्विभाजित रेखा मिलेगी जो इसको कहीं कट करेगी, मिडिल में कट करेगी, ये मिड पॉइंट देगी। अब इस मिड पॉइंट से हम पॉइंट पी और सेंटर ओ, इससे जाते हुए इन दोनों पॉइंट से गुजरते हुए इसको डायमीटर मान के, व्यास मान के एक वृत्त और खींचेंगे। तो इन दोनों से गुजरता हुआ, इन दोनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक वृत्त हमें और इस तरह की मिलेगी, जो पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पी से उन दोनों लाइन को हमें मिला देना है। यही जो है 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, पी ए और पी बी। पी ए और पी बी ये हमारी 2 स्पर्श रेखाएं होंगी। चलिए इसे आप देख लीजिए अच्छी तरह से, उम्मीद है समझ में आई होगी। तो ये पी ए और पी ए, ये यहाँ से जो पी ए है और ये पी बी, ये हमारी 2 स्पर्श रेखा की लंबाई है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ी एक संख्या और दूसरे नंबर में एक सम संख्या और तीसरे में एक भाज्य संख्या। 3 प्रायिकता हमें निकालनी है। और पासा, पासा का मतलब आपको समझ में आता है, डाइस होती है, डाइस यानी कि जिससे हम लूडो खेलते हैं, पासा उसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पासे पर अंकित कुल अंकों की संख्याएं। पासे पे कुल कितनी संख्याएं होती है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, पासे पे 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगी, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। उसके बाद 5 से बड़ी जो अंक होगी उसकी संख्या कितनी होगी, तो ये हमारी पहली घटना होगी any1। 3 घटना की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो E1 E2 E3 करके हम लिखेंगे। तो 5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होगी, तो सिर्फ एक ही संख्या 6 होगी। तो ये any1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता हम निकाल लेंगे, प्रायिकता 5 से बड़ी संख्या होने की any1/ns हो जाएगी। तो फाइनली 1/6 ही होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें सम संख्या की निकालनी थी। तो सम संख्याओं की जो संख्या होगी any2, तो सम संख्या कौन कौन होगी, तो 2 4 6, 2 4 6 होगी, यानी कि any2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, प्रायिकता एक सम संख्या होने की any2/ns हो जाएगी। तो ये 3/6 होके ये दोनों कट के 1/2 हो जाएगी। उसके बाद लास्ट हमें जो है भाज्य संख्या की प्रायिकता निकालनी थी। तो कुल भाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी, भाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद से और 1 से कटने के अलावे किसी और नंबर से कटती है। तो पासे पर वैसी संख्या जो है एक 4 है और एक 6 है, 2 ही संख्या है भाज्य। तो इसकी संख्या 2 हो जाएगी any3 की वैल्यू। तो इसकी प्रायिकता भी निकाल लेंगे, प्रायिकता एक भाज्य संख्या होने की any3/ns हो जाएगी। और ये 2/6 होके कट के 1/3, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दी गई है,
ये हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले हम एक भवन बनाएंगे और एक मीनार बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे ए बी एक भवन बनाया है और सी डी एक मीनार लिया है। उसके बाद मीनार के पाद बिंदु से, ये जो मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री है। उसके बाद भवन के पाद बिंदु से यानी बिंदु बी से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यहाँ पे। तो और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। तो हमें भवन की ऊंचाई ए बी निकालनी है। फिगर में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले हमने माना कि ए बी एक भवन है और सी डी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है। हमें भवन की ऊंचाई ए बी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, बी सी डी में इस ट्रायंगल में काम करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम रेशियो बनाएंगे। तो इस ट्रायंगल की जो थीटा है वो 60 डिग्री है। थीटा के सामने वाली साइड ये पी होती है और ये बी हो जाएगी। तो हम पी बाई बी की रेशियो बनाएंगे सी डी बाई बी सी। तो हमने यहाँ पे बना लिया है सी डी बाई बी सी, पी बाई बी की रेशियो जो है tan में जाती है और इसकी थीटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख लेंगे। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमें सी डी की वैल्यू दी गई है 50, हमने पुट कर लिया है। बी सी हमें निकालनी है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसे हम √3/1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू बी सी इक्वल टू 50 इंटू 1 50 हो जाएगी। फिर इस √3 को हम इधर भेजेंगे तो बी सी इक्वल टू फाइनली 50/√3 मीटर हो जाएगी। बी सी की वैल्यू हमें पता हो चुकी है। अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम ए बी और फिर से बी सी की रेशियो बनाएंगे। ए बी बाई बी सी की रेशियो हमने बना लिया है। फिर से पी बाई बी की रेशियो बनेगी। इस बार थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री हो जाएगी। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा था। यहाँ पे पुट कर लेंगे 50/√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इसे लिख लेंगे। फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एस ए बी हो जाएगी और 50/√3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 50/√3 रहेगी। फिर इस √3 को इधर भेजेंगे तो ये √3 इधर आके ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चली जाएगी और फाइनली ए बी इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 नीचे जो है 9 होगी रूट में और उसकी वैल्यू फिर 3 आ जाएगी। और फिर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे मिश्रित भिन्न में। तो ये 16.2/3 मीटर ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर ये छोटा सा अर्धगोला इस तरह से रखा गया है, देख सकते हैं फिगर में आप। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालनी है। थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे घनाकार ब्लॉक की हमें भुजा दी गई है। घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर है, उसे हम लिख लेंगे भुजा ए यानी 7 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है। तो व्यास हमारी यही होगी, यहाँ से जो लाइन गुजरी है तो ये लाइन किसके इक्वल होगी, इसकी भुजा के। यानी कि अर्धगोले की जो अधिकतम व्यास होगी वो घन की भुजा ए के बराबर होगी, यानी वो भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो त्रिज्या जो है उसकी आधी हो जाएगी, d/2 यानी 7/2 हो जाएगी। अब हमें इस प्रकार बने ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगी वो किस तरह से निकलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे फिगर में अच्छी तरह से समझते हैं कि फिगर में कौन कौन सी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² होता है, लेकिन सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें यूज नहीं हो रहा है। ये जो इतना जहाँ पे हमने यहाँ पे अर्धगोला रखा है, ये अर्धगोला रखने के बाद इतना एरिया तो ढक गया है, तो इतना एरिया हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि इतना एरिया तो वो छिप गया है। यानी ये कैसा एरिया छिप गया है, तो ये सर्कल वाला एरिया इतना छिप गया है, तो उसे हम घटा लेंगे इसमें, क्योंकि उतना कवर हो गया है। तो सर्कल का एरिया πr², इसलिए 6a² माइनस πa² हमने किया है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटाया है। उसके बाद एक अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसे हमने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड किया है। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है। फॉर्मूला हो गया है 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। उसके बाद ये प्लस 2πr² है और ये माइनस πr² है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस माइनस घटेगी। तो 2πr² में से 1πr² घटाएंगे तो πr² आएगी, और ये 2 बड़ी वैल्यू है तो प्लस में आएगी। तो फाइनली ये जो है सॉल्व होके 6a² प्लस πr² हो जाएगी। इसमें वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो 6, फिर इसके बाद a² यानी 7 × 7, a की वैल्यू 7 थी भुजा। उसके बाद πr² तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगी। उसके बाद इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 294 हो जाएगी, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गई है, 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो गई है, और फाइनली 7 × 11 मल्टीप्लाई होकर 72, और नीचे 2 बची थी तो ये 2 हमने लिख लिया है। उसके बाद 77/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 38.5 आएगी। उसे हम 294 के साथ ऐड कर लेंगे तो फाइनली 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसे हम जूम करते हैं। आपको जब भी स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा गया है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दिखाए गिलास से दूध देता था। इस तरह का गिलास से वो अपने ग्राहकों को दूध देता था। देख सकते हैं फिगर में, ये गिलास कैसा है, एक बेलन के आकार का है। इसका आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर है अंदर का व्यास, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं निचले आधार में एक अर्धगोला बना हुआ है, यानी इतना एरिया को वो कवर कर लेता था, कम कर देता था इतना आयतन को। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, गिलास की ऊंचाई पूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी। हमें धारिता निकालनी है, यानी आयतन। आयतन को ही धारिता कही जाती है। तो धारिता जब भी आपको कही जाए तो आपको जो है उसका आयतन जो है लीटर में चेंज करके निकालना होता है। लीटर में आप बाद में चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन लिख दिया, इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लीटर में ले जाने के लिए। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होती है। आप इसे याद रखेंगे, आगे हम यूज करेंगे इस रिलेशन का। तो हमें जो जो चीज़ें पता है उसे हम लिख लेंगे। तो बेलनाकार गिलास का व्यास हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की आधी d/2 यानी 5/2 हो जाएगी। उसके बाद ग्लास की ऊंचाई हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। तो हमने लिख लिया है बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में इक्वल होगी। अब हमें गिलास की वास्तविक धारिता जो निकालनी है आयतन, वो हो जाएगी, यानी ये जो बेलन का आयतन है उसमें इतना, ये जो अर्धगोला यहाँ पे लिया है इतना आयतन तो कम कर दिया है, इसलिए घटाएंगे। तो गिलास की जो वास्तविक धारिता होगी वो बेलन का आयतन घटाव अर्धगोले का आयतन होगी। तो बेलन का आयतन आपको फॉर्मूला पता है πr² होती है, माइनस अर्धगोले का आयतन होती है 2/3 πr3। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है,
तो दोनों तरफ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे h बचेगी और यहाँ पे 2/3 के साथ आर स्क्वायर कॉमन थी, तो एक आर यहाँ पे बच जाएगी, 2/3 आर हो जाएगी। उसके बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू मैंने नीचे पुट कर रखा है, अब देख सकते हैं। तो पहले पाई आर स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू, फिर आर स्क्वायर की वैल्यू हमने लिया है 5/2 इंटू 5/2, फिर एच इंटू एच माइनस एच की वैल्यू 10 थी, अब माइनस 2/3 इंटू आर, तो 2/3 और इंटू आर की वैल्यू 5/2। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 से 22 को कैंसिल किया है 11 टाइम्स में, तो फाइनली ये 11 इंटू 25 हो गई है, और नीचे 7 इंटू 2 14 हो गई है, और इधर ये 2 हमने कैंसिल कर दिया है, तो 10 माइनस 5/3 बची है। फिर 10/1 करके यहाँ पे हम एलसीएम करके सॉल्व करेंगे। इधर की वैल्यू को हमने ऐसे लिखा है, इंटू यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 10 जा 30 में 5 घटाएंगे 25/3 हो जाएगी। उसके बाद सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो ये हो जाएगी 11 इंटू 25 इंटू 25 और नीचे 14 इंटू 3 हो जाएगी। अब इसे हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे, अभी ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में थी यहाँ पे, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होती है। तो ये वैल्यू जो है अब लीटर में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर दिए है। तो डिवाइड होने के बाद इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो है व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1 ऊपर 1000 नीचे, पता है आपको। उसके बाद यहाँ पे कट पुट कर लिया हमने, 25 से काटा है 1000 को 40 टाइम्स में, फिर 5 से काटा है 40 को 8 टाइम्स में, और 25 को 5 टाइम्स में। तो फाइनली ऊपर में 11 5 जा 55 आई है, और नीचे में 14 इंटू 3 इंटू 8, ये तीनों मल्टीप्लाई होके 336 आई है नीचे की तरफ, 336, तो यानी हो गई है 55/336 लीटर। जब इसको डिवाइड करेंगे 55 को 336 से, तो फाइनली हमारे पास 0.16 लीटर आएगी, यानी 1 लीटर से भी कम इसकी धारिता होगी। तो ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो 18 में हमें माध्य निकालनी है और 19 में हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका यानी माध्यक ही होती है। तो चलिए 18 नंबर में हमें माध्य निकालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वर्ग अंतराल हमें दी गई है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इसकी बारंबारता नीचे 17, 28, 32, 24 और 19 दी गई है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। माध्य, यहाँ पे हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो वर्ग अंतराल जो दी गई है उसे लिख लेंगे, उसकी बारंबारता भी दी गई थी, वहाँ से अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें वर्ग चिन्ह निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ग चिन्ह जो x होती है वो क्या होती है, यानी x जो वर्ग चिन्ह होती है वो निम्न सीमा यानी यहाँ पे पहली वर्ग अंतराल में देख सकते हैं निम्न सीमा 0 + 20 होती है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो फाइनली ये 20/2 होके ये कट के हमें 10 देगी। तो यहाँ पे हमने वर्ग चिन्ह यहाँ पे 10 ले लिया है। फिर इसी तरह से हम 20 + 40 करेंगे तो 60 होगी, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगी। उसके बाद बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप यहाँ पे देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो सारे इंटरवल में जो है 20-20 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आप 20 बढ़ाते चले जाइए, 10 + 20 30, 30 + 20 50, 50 + 20 70, 70 + 20 90 हो जाएगी। और इस तरह से आपका सारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। उसके बाद आपको जो है बारंबारता को f कहते हैं, वर्ग चिन्ह को x कहते हैं। तो उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है f × x।
तो मल्टीप्लाई कर लिए, 70 इंटू 10 170 हो जाएगी, 28 इंटू 30 ये 840 हो जाएगी, 32 इंटू 50 ये 1600 हो जाएगी, 24 इंटू 70 ये 1680 हो जाएगी, और 19 इंटू 90 ये 1710 हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है इन सारे बारंबारताओं को आपको ऐड करना होगा, जो कि सिग्मा एफ आई कहलाएगी। तो ऐड होके ये 120 आएगी, और जब हम इन सारे वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारी सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कहलाएगी, जो कि यहाँ पे 6000 आई है। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य इक्वल टू होती है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। वैल्यू पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू 6000 थी, इसकी वैल्यू यहाँ से 120 पुट कर लीजिए, 1010 कैंसिल होगी। उसके बाद 12 से 600 को काटेंगे तो ये 50 टाइम्स में कट जाएगी, तो फाइनली हमारी माध्य की वैल्यू जो है 50 होगी, और ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमें दी गई है माध्यिका निकालनी है, इसे जूम कर लेते हैं। तो इस वैल्यू की हमें माध्यिका निकालनी है, तो वर्ग अंतराल आपको 0 से 10, इसकी बारंबारता 5 दी गई है, 10 से 28, 20 से 30 20, 30 से 40 15, 40 से 57 एंड 50 से 65 दी गई है। इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे हमने नोट कर लिया है, देख सकते हैं सारे बारंबारता के साथ हमने वर्ग अंतराल को नोट कर लिया है। उसके बाद माध्यिका निकालने के लिए आपको जो है एक नई टेबल बनानी होगी संचयी बारंबारता की, जिसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहते हैं। ये कैसे निकलती है, इसमें बारंबारताओं का लगातार जो है जोड़ होता चला जाता है, योग होता चला जाता है। आप देखेंगे फर्स्ट में सिर्फ पहली वर्ग की बारंबारता ऐड होगी तो सिर्फ 5 होगी, दूसरे में इन दोनों की बारंबारता ऐड होगी तो 8 + 5 13 हो जाएगी, तीसरे में तीनों ऐड होगी। तो यहाँ तक तो हमने ऐड कर लिया था, तो बस आपको सिर्फ ऐड करनी है 13 + 20, तो ये 33 हो जाएगी। फिर 33 इंटू 15 ये 48 हो जाएगी, फिर 48 इंटू 7 तो ये 55 हो जाएगी, फिर 55 इंटू 5 तो ये आपकी 60 हो जाएगी। इस तरह से आप ऐड करते चले जाइएगा तो आपकी संचयी बारंबारता तैयार हो जाएगी। अब जो है बारंबारताओं का जो योग होता है, टोटल बारंबारताओं का योग, इसे हम n कहते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे सभी को ऐड करेंगे तो 60 होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे 60 है। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको जो है n/2 की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने यहाँ पे n/2 की वैल्यू निकाली है 60/2, यानी कि n/2 की वैल्यू 30 आई है। तो 30 के हमें अधिकतम निकटतम वैल्यू देखनी होती है, तो 30 से ज़्यादा और नज़दीक की वैल्यू कौन है आपको संचयी बारंबारता में ढूंढनी है। 30 से अधिक में निकट वैल्यू, तो 30 के अधिक कौन है, तो 30 के अधिक यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 है, जो उससे अधिक भी है और निकट भी है। तो इसके सामने आपको आनी है, इसके सामने आपको आनी है। इसके सामने आने से जो वर्ग आपको मिला ये आपकी माध्यक वर्ग हो जाएगी, और माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होगी वो f की वैल्यू होगी, और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता मिलेगी वो CF की वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है ये सारे चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्लियर करते हैं, और नीचे हमने लिख रखा है उसे आपको दिखाते हैं। तो माध्यक वर्ग हमारी कौन सी बनी थी, 33 के सामने वाली, यानी ये इसकी बारंबारता f और इससे ठीक ऊपर CF बनी थी। तो हमने लिख लिया माध्यक वर्ग 20 से 30 बनी है, और माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो हमारी L की वैल्यू होती है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ये H की वैल्यू होती है। F यहाँ पे 20 आई थी, इसे लिख लेंगे, और CF यहाँ पे 13 आई थी, उसे लिख लेंगे। अब माध्यिका की जो फॉर्मूला होती है माध्यक की, उसे लिखेंगे। तो आपको पता है माध्यिका इक्वल टू होती है L + n/2 - CF/F इंटू H। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। L की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट किया हमने, n/2 की वैल्यू 60/2 हो के है जो 30 आई थी, 30 हमने पुट किया, 30 - 13 और डिवाइडेड बाय f की वैल्यू यहाँ से 20,
और इंटू एच की वैल्यू यहाँ पे 10। तो 10 से 20 को हमने कैंसिल कराया 2 बार में। उसके बाद 30 में 13 को घटाया है तो 17, और नीचे डिवाइडेड बाई 2, 17 को 2 से डिवाइड किया है तो 8.5। अब 8.5 को 20 से ऐड किया है तो फाइनली 28.5 ये हमारी माध्यिका है, यानी कि माध्यक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।